नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राष्ट्रपति में भी अपन बात कर रहे थे, राष्ट्रपति को पद से हटाने के महाभियोग प्रक्रिया की बात कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया। योग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इसकी अगर बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का विद्यार्थियों क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि महाभियोग की ये जो प्रक्रिया होती है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। भारत में अब तक इस महाभियोग के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। ठीक है। दूसरी बात है, महाभियोग प्रक्रिया में मतलब ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ऐसे सदस्यों की अगर अपन बात करें तो देखो, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वही लेते हैं ना। विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसके बाद ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। देखो, चुनाव में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। मनोनीत भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। परंतु अपन ने पढ़ा है कि पद से हटाते समय 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो कुल का मतलब उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ गए। तो देखो, मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। परंतु मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे संबंधित, महाभियोग से संबंधित है। अगर अपन बात करें महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पहला बिंदु तो यह है महाभियोग से कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पहली बात महाभियोग से संबंधित। दूसरी बात की अगर अपन बात करें तो अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया। अब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। या अपन ये कह सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसी भी व्यक्ति को अब तक राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया गया भारत में। कौन से पद से? हाँ, इस प्रक्रिया से किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा।
अब बात करते हैं कि ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। चौथा बिंदु कौन सा रहेगा? तीसरा बिंदु कि ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु विद्यार्थियों महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ऐसे सदस्य कौन होंगे? वो होंगे सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब बताओ महाभियोग में कहीं विधानसभा के सदस्यों का जिक्र है क्या? नहीं। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? ध्यान देना, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। देखो चुनाव किसका हो रहा है? राष्ट्रपति का। महाभियोग भी किसके विरुद्ध आ रहा है? मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है भारत में, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। अगला कि ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते परंतु महाभियोग में भाग लेते हैं। ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नंबर 4, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बात करें तो वो कौन होंगे? विद्यार्थियों? ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो होते हैं मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कौन है विद्यार्थियों? किसकी बात हो रही है? मनोनीत सदस्य। कौन नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य। कौन भाग नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किसमें? चुनाव में। तो मनोनीत सदस्य किसमें भाग लेते हैं? महाभियोग
प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चुनाव में भागे नहीं लेते। किस में लेते हैं? महाभियोग प्रक्रिया में भागे लेते हैं। देखो 4 बातें अपन ने अभी पढ़ी है। पहला है कि महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा, अब तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। नहीं, महाभियोग की प्रक्रिया से किसी राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया की अगर अपन बात करना चाहे तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, या ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, वो होते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ये होगा करेक्ट आंसर। अब इससे आगे थोड़ा सा ये मिलता जुलता सा मामला है, कंपैरिजन के साथ पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। एक है राष्ट्रपति और एक तरफ आएगा हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इनमें पद से हटाने में कोई ज्यादा फर्क का सिस्टम नहीं। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाते समय महाभियोग के समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग नाम नहीं दे सकते परंतु उसके समान प्रक्रिया है। तो वो क्या है एक बार मैं बता देता हूं। एक तरफ लिखना राष्ट्रपति, दूसरी तरफ लिखना सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना। अब इनके अपन एक एक बिंदु पढ़ेंगे साथ साथ। सबसे पहले राष्ट्रपति को पद से हटाने की अगर अपन बात करें तो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी? महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो पहला कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग के समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति वाले महाभियोग का मामला है, ये थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए एक साथ कंपैरिजन से पढ़ा रहा हूं। दूसरा बिंदु क्या बनता है विद्यार्थियों इनमें? बिंदु नंबर 2 कि महाभियोग लाने का कारण क्या है? महाभियोग लाने का कारण या पद से हटाने का कारण। तो पद से हटाने का कारण क्या है? संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण। इसका पद से हटाने का कारण क्या है? संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण। संविधान का उल्लंघन एवं
अतिक्रमण, ये कारण है। इधर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने का कारण की बात करें तो पद से हटाने का कारण, पद से हटाने का कारण दो आएंगे महत्वपूर्ण कारण। एक तो मैंने कल बताया था, सिद्ध कदाचार। क्या आएगा? सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। और दूसरा आएगा अक्षमता। दूसरा कौन सा आएगा? अक्षमता आएगा। दो कारण। तीसरा कि यह प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाएगा। तो तीसरा बिंदु क्या बनेगा? बिंदु नंबर 3, प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। इधर बात करें तो इसमें भी प्रस्ताव संसद के, प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। दोनों की सेम सी प्रक्रिया आई यहां तक। अब इनमें अगर अपन बात देखें तो इसमें प्रस्ताव तो आ गया, इसमें दूसरा सदन क्या करेगा? जांच। जैसे राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा जांच करेगी, लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा जांच करेगी, लोकसभा में लाया तो राज्यसभा, और राज्यसभा में लाया तो लोकसभा जांच करेगी। तो दूसरा सदन जांच करेगा। सही है नहीं? ये इसमें दूसरा सदन जांच करेगा। लोकसभा में आई है तो राज्यसभा जांच, जबकि इसमें क्या है? जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति होती है। इसमें जांच के लिए, जांच की बात हो, चौथा बिंदु है जांच। जांच, जांच के लिए 3 सदस्यों की क्या होती है? एक समिति होती है के लिए 3 सदस्यों की समिति होती है। जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति होती है, जिसमें 3 सदस्य कौन कौन है विद्यार्थियों? एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक विधि का जानकार या कानून का जानकार। समझ पाए मेरी बात? एक किसका जानकार चाहिए? जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति होती है, जिसमें एक क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक होता है किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक कौन होता है? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
तीसरा जो व्यक्ति होता है विद्यार्थियों, वो कौन होता है? विधि का जानकार या कानून का जानकार। कौन होता है? विधि का जानकार। ये 3 कंडीशन होती है इसकी। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। दूसरा सदन जांच करेगा। प्रस्ताव लाने के लिए जिस सदन में प्रस्ताव लाना है उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक चाहिए। किसमें? राष्ट्रपति वाले। जिससे सदन में प्रस्ताव लाया जाए, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए महाभियोग का, उसमें 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक चाहिए। इधर अगर अपन बात करना चाहे 5 नंबर में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए उस सदन में 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। इधर यदि उठाने के लिए जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए, तो लोकसभा में यदि प्रस्ताव लेकर आए तो 100 सदस्यों का समर्थन, तथा राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लेकर आए तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो पहले पढ़ी हुई बातें काम आ रही है ना। यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए तो कितने? 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्या चाहिए रे? 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जबकि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाए तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। यह कंडीशन है विद्यार्थी। अगर दोष साबित हो गया या व्यक्ति दोषी पाया गया तो राष्ट्रपति वाले में तो क्या है कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। इसमें क्या है? नंबर 6, यदि राष्ट्रपति दोषी साबित हो गया तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पारित होते राष्ट्रपति पद से हटे जाता है।
अब विद्यार्थियों ये आ गया नंबर 6 इधर। इसमें क्या प्रक्रिया है? इसमें यदि अगर अपन बात करें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश यदि दोषी पाया जाता है, SC व HC का न्यायाधीश यदि दोषी साबित हो गया, दोषी साबित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश यदि दोषी साबित हो गया तो कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। तो फिर पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। बताओ इनमें कोई ज्यादा डिफरेंट रहा क्या? देखो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ा दिया है। देखो कंपैरिजन से अपन ने क्या पढ़ा है विद्यार्थियों, ध्यान देना। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही होता है, जबकि महाभियोग के समान प्रक्रिया अपनाई गई है किसको? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। परंतु महाभियोग नहीं कह सकते इसे, महाभियोग के समान प्रक्रिया है। कारण, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करे तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाकर उसे पद से हटा सकते हैं। पद से हटाने का यह कारण सिद्ध कदाचार व अक्षमता, सिद्ध कदाचार व अक्षमता के कारण पद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इधर भी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसमें जिस सदन में लाया है दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। दूसरा सदन इसकी क्या करेगा? जांच करेगा। दूसरा सदन जांच करेगा, जबकि इसमें दूसरा सदन जांच नहीं करेगा। इसमें जांच के लिए 3 व्यक्तियों की एक क्या बनाई जाती है? समिति बनाई जाती है। और समिति में एक तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक विधि का क्या होता है? जानकार। तो इनकी कमेटी बना दी। अब देखो, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए उस सदन के सदस्यों का 1/4 बहुमत से प्रस्ताव लाया जाए। यानी कुल मिला के मान लीजिए 100 सदस्य, तो 25 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें ना, तब वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। समझ पाए मेरी बात? यानी 25 से 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं अकेला जाके कि महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे, अकेला व्यक्ति से नहीं, 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक चाहिए। जबकि इधर अगर अपन बात करें कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाने या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए
लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा यदि प्रस्ताव लेकर आई 50 सदस्य चाहिए। अब बात करते हैं इनकी जांच। मान लीजिए दोष से साबित हो जाए, क्या साबित हो जाए? दोष साबित हो जाए, राष्ट्रपति दोषी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लिया और पारित हो गया तो पद से हट जाएगा, और पारित नहीं हुआ तो पद से नहीं हटेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दोष साबित हो गया तो कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ तो पद से हटा लिया जाएगा या हटावा मान लिया जाएगा। तो ये मामला था विद्यार्थी। अब ध्यान देना आगे, इसमें अगर अपन बात करें तो अब आएगी राष्ट्रपति की शक्तियां। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी विद्यार्थियों? वैसे देखिए तो मुख्यतः 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक होती है आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, और इसके अलावा एक होती है वित्तीय शक्तियां। उधर बात करें आपातकालीन शक्तियां भी 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तो ये आपात। अब बताओ इनमें से अगर अपन बात करें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। एक तो है सामान्य कालीन शक्तियां, सामान्य कालीन शक्तियां, और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। विद्यार्थियों सामान्यकालीन शक्तियां भी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की है सामान्यकालीन शक्तियां। अब वो देखो 4 प्रकार कौन कौन से, उनकी अगर अपन बात करना चाहिए भाई वो 4 प्रकार कौन कौन से सामान्यकालीन शक्तियों का। तो 4 प्रकार में अगर विद्यार्थियों अपन ने बात की है तो वो 4 प्रकार है। 1 नंबर पे आएगी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां आएगी। दूसरी आएगी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। तीसरी आएगी न्यायिक शक्तियां और चौथी आएगी वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियां और चौथी आएगी कौन सी? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति, ये 4 प्रकार की सामान्यकालीन शक्तियां हैं विद्यार्थियों। और इधर देखें कि भाई आपातकालीन शक्तियां, तो इनके प्रकार कितने हैं? 3 हैं। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार। अब 3 प्रकार में अभी मैंने बताया राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले
राष्ट्रीय आपात 352 कौन से आर्टिकल में लगता है? 352 राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और ये है 356 अनुच्छेद में। इधर लास्ट वाला आएगा वित्तीय आपात। कौन सा आएगा? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात है 360 अनुच्छेद। कौन से अनुच्छेद में? 360 अनुच्छेद। अब बात करेंगे विद्यार्थियों कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति के कार्यपालिका राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। अब कौन कौन सी विद्यार्थियों? देखो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है कि राष्ट्रपति की ये जो शक्तियां हैं इनमें से राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल। किसको? राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। कंपैरिजन करें कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त, कई बार एग्जाम में है क्वेश्चन, शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। ध्यान देना, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं, ये नोट लगा के लिख लेना। आपातकालीन शक्तियां किसको प्राप्त है?
राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों की बात कर रहे हैं। और इनमें क्या बात करेंगे, कुछ आर्टिकल अपन को क्या करने, याद करने। वो आर्टिकल साथ में मैं राज्यपाल के भी याद करवा दूंगा और राष्ट्रपति के भी याद करवा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना, आर्टिकल अपन को याद करना है। अनुच्छेद 53 एक आएगा, अनुच्छेद 75 और एक आएगा अनुच्छेद 77 और इससे अगला आएगा अनुच्छेद 78। इतना याद करना। कितना करना है, इतना ही याद करना है। अब आर्टिकल 53 में क्या है विद्यार्थी, 53 में है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या लिखा हुआ है इसमें, देश के समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। पति में क्या होती है विद्यार्थियों, निहित होती है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है आर्टिकल 75। इसमें क्या दे रखा है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करेगा, नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति। तो ये आर्टिकल 75 प्रावधान है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से।
ये है आर्टिकल 75। अब है आर्टिकल 77। 77 की अगर अपन बात करना चाहिए तो इसमें क्या है, देश की समस्त जो शासन शक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। क्या आएगा, देश की समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। यानी देश की समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। देश की समस्त शासन शक्ति, यानी आर्टिकल 77 क्या कहता है, देश की समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। ओके विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। अब आता है आर्टिकल 78। देश के समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। आर्टिकल 78 की बात करेंगे। अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन की सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। क्या आएगा, हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को यह सूचना उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाए। क्या उपलब्ध करवाए, सूचना उपलब्ध करवाए। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी के? ये 4 ही आर्टिकल याद रखने। आप कितने याद रखने? 4 ही आर्टिकल याद रखने। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें आर्टिकल 53 में क्या है, देश की समस्त कार्यपालिका, हाँ एक मिनट ध्यान देना, राष्ट्रपति की अपन कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ रहे हैं। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर आता है आर्टिकल 75 कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। कौन है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। इसके बाद आर्टिकल है 77 कि देश की समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होगी। आर्टिकल 78 में क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन की सूचना मांग सकता है, जानकारी ले सकता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि
वह ये जानकारी उपलब्ध करवाई। अब देखो राज्य वाले में भी बहुत सरल काम हो जाएगा। अब अपन को कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने आर्टिकल अनुच्छेद 1 तो कौन सा लिखा 64, एक कौन सा लिखा आर्टिकल 75, और एक अनुच्छेद कौन सा पढ़ा 77, और एक कौन सा पढ़ा 78, 64 में 53 है। ये कौन सा आएगा 53 आएगा। आर्टिकल 53, 75, 77 और 78 ये आर्टिकल अपन ने पढ़े। ये है किससे संबंधित है राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित। अब इधर बात करेंगे राज्यपाल की। राष्ट्रपति और इधर बात करेंगे राज्यपाल की बात करेंगे। अब ध्यान देना, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 153 में 101 कितने आए हाँ 154। फिर 76 में कितने जोड़े कितने आएंगे 164 आएंगे। कन्फर्म है चलो ठीक है। 77 में 89 जोड़े 66 है शाबाश। 78 में 89 जोड़े 167 है। ये अनुच्छेद तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां तो है 53, 75, 77, 78, जबकि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां 154, 164, 166, 167। सिर्फ पहले वाले में 101 जोड़ना है। फिर राष्ट्रपति की याद कर लो। यदि राज्यपाल की याद हो गई तो 101 है, घटाते ही राष्ट्रपति की आ जाएगी। 89 घटाते ही राष्ट्रपति की आ जाएगी। या तो राज्यपाल के अनुच्छेद याद कर लो या राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद कर लो। तो मेरे सामने राष्ट्रपति वाले याद कर लेना ताकि राज्यपाल क्या अपने आप ही क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। जो बात इसमें लिखी हुई है ना केंद्र के लिए वो राज्य के लिए इसमें लिखी हुई है। अब देखो आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है, देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसमें क्या आएगा, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 75 में लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इसमें क्या है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या बनाएगा, राज्यपाल। सिर्फ नाम इतना ही है, वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये तो केंद्र में, या मुख्यमंत्री राज्यपाल। तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन है, राज्यपाल। आर्टिकल 166 की अगर अपन बात करना चाहिए तो इसमें 77 में क्या है कि देश की समस्त शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी। तो राज्य की समस्त शासन शक्ति राज्यपाल के नाम से जारी होगी। अनुच्छेद 78 की अगर अपन बात करना चाहिए तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन से संबंधित जानकारी मांग सकता है।
प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह उसको सूचना उपलब्ध करवाए। जबकि 167 में क्या आएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन एवं विधि संबंधी सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाए। बताओ दोनों एक साथ याद हुए या नहीं हुए? ये सेम कंडीशन है, ये राज्य से संबंधित है। केवल इनमें नाम आपको राज्य में है तो राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल और केंद्र में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और सेम की सेम ये बातें राज्यपाल में भी आप लिख लेना। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्य में बस। और सेम टू सेम लाइन आएगी ऐसी केस। याद हुआ क्या? आर्टिकल 77 में क्या है? एक 167 में क्या है? एक 166 में क्या है? चलो ठीक है, हाँ ऐसे ही करना है। चलो तो विद्यार्थियों आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे।